विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से स्पीकर के साथ विधायक दल के नेताओं और पत्रकार दीर्घा समिति की होगी बैठक। सत्ता पक्ष आज और भाजपा 7 को बनाएगी रणनीति। स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल परिसर में सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब का किया उद्घाटन। मंत्री सुदिव्य कुमार का नवाचार पर जोर। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत देशव्यापी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बच्चों के शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त भविष्य पर बल। और जमीन घोटाला मामले में विनय चौबे को नहीं मिली जमानत। आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी से एसीबी ने की पूछताछ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर प्रश्नकाल के दौरान सदन में सदस्यों ने विकास और लोकहित से जुड़े सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, काल सुद्धा सदनासमोर ही गोष्ट आली की GMRT या आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमुळे जुन्नर आंबेगावमध्ये एक डेव्हलपमेंटल डेफिसिट तयार झालेला आहे आणि या डेव्हलपमेंटल डेफिसिट भरण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांकडे सरकारकडे ही विनंती आहे की यामध्ये जरी पाणी हा राज्याचा विषय असला तरी सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की जुन्नर आंबेगावचा हा डेव्हलपमेंटल डेफिसिट भरण्याच्या दृष्टिकोनातून आज डिंबे इरिगेशन, कुकडी इरिगेशनमध्ये कॅनॉल रिपेअरचं काम हे राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आलेलं, पण अजूनही कॅनॉलमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गळती आहे आणि यासाठी जो अतिरिक्त निधी आहे। ये जो सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र में अगर वो चाहेंगे तो मैं मराठी में बोल सकता हूँ। मराठी बोलो बोलो बोलो। त्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्याच्यामध्ये आतापर्यंत त्यांची अलग अलग योजनांवर कोकणी परियोजनावर त्यांना 757 करोड रुपये केंद्र सरकारकडून दिले गेले। केंद्र सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। एक अन्य सवाल के उत्तर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों की संख्या कम करने का किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को PDS के तहत हर महीने मुफ्त राशन सुनिश्चित किया जा रहा है और 2029 तक मुफ्त राशन PDS के जरिए मिलता रहेगा। 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, इन लोगों को हम फ्री में राशन बांटने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने शुरू किया है, वो जारी है। उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया स्टेट डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। हम 75% और 50% पे कोई भी चेंज आज के दिन में नहीं कर रहे। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत 105 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 105 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए लंबे समय के नजरिए से ये स्कीम शुरू की थी और इसके तहत 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 12,118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कीम रेलवे स्टेशनों को वेटिंग हॉल, टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था, वाटर बूथ, पार्किंग एरिया, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने पर फोकस करती है।
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कल मुलाकात की। श्री महतो ने केंद्रीय मंत्री को धनबाद की बढ़ती जनसंख्या और यातायात पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रिंग रोड परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया। उन्होंने डिगवाडी सिंदरी बलियापुर मार्ग के आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की मांग के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। आगामी 11 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के मद्देनजर विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का सदन के सुचारू संचालन पर जोर है। उन्होंने जहां कल अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं आज वे विधानसभा में विधायक दल के नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। पत्रकार दीर्घा समिति की भी बैठक होगी। इधर रणनीति पर मंथन के लिए सत्ता पक्ष की आज बैठक होनी है। भाजपा ने 7 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल के तहत सदन को कुल 440 सूचनाएं मिली, लेकिन इनमें से 321 सूचनाओं पर विभागों ने कोई जवाब देना आवश्यक नहीं समझा। सरकार की ओर से सदन में 390 आश्वासन आए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। श्री मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे इस विषय को संज्ञान में लें और विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल परिसर में सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब और 100 बेड वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन किया। लैब के शुरू होने से मरीजों को जहां जांच की मुकम्मल सुविधा मिलेगी, वहीं फैब्रिकेटेड अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त बेड मिल सकेगी। इस मौके पर श्री अंसारी ने सभी अस्पतालों में सुविधाओं के विकास पर बल दिया। साथ ही कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द दूर की जाएगी। आज जमशेदपुर वासियों को हम लोगों ने प्री फैब्रिकेटेड 100 बेड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा सदर हॉस्पिटल का लोड ज़्यादा था, 100 बेड का सदर हॉस्पिटल था, हमने 100 बेड और बढ़ा दिया है, तो 200 बेड का अब हो गया है। और अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल की सौगात हमने दिया है। दूसरा, आज हमने ओपनिंग किया सिकल सेल का, आपके लैब दिखा। मैं बधाई देना चाहता हूँ टाटा स्टील को, इनके एमडी को, सीईओ को, कि हमारी बात को मानते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना संवेदनशीलता इन्होंने जो दिखाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने नवाचार और अनुसंधान पर जोर दिया है। रांची के एमिटी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल शैक्षणिक क्षितिज को व्यापक बनाते हैं, बल्कि ये नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक संपर्क के रास्ते भी खोलते हैं। उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत के तहत देशव्यापी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में बच्चों के शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त भविष्य पर बल दिया। इस मौके पर सभी ने बाल विवाह मुक्त अभियान को सफल बनाने की शपथ भी ली। इसलिए मैं ये शपथ लेती हूँ, मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगी। मैं सुनिश्चित करूँगी कि
कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट दे दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी। केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को निष्पादित कर दिया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति से छूट दे दी है। अब उन्हें ट्रायल फेस करने के लिए निचली अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं होना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज भारत पहुंचेंगे। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए गुरुवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर कल रांची में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वर्चुअल माध्यम से तिरुवनंतपुरम से इस कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण हुआ। श्री सेठ ने कहा कि दिव्यांगजन अब लाचार नहीं बल्कि सशक्त और सक्षम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है।
आज महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं, उससे जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसीबी की टीम ने उनकी पत्नी से आय से अधिक संपत्ति मामले में कल पूछताछ की। एसीबी को अनुसंधान के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, जिसके आलोक में यह पूछताछ हुई। उधर हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी की विशेष अदालत ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है। इस दौरान विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। इस बार की थीम है आओ तमिल सीखे। पटरी पर सरपट दौड़ती काशी तमिल संगमम 4.0 की यह विशेष ट्रेन खिड़कियों के बाहर देखते उत्सुक चेहरे। काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए चेन्नई से निकले ये 200 से अधिक शिक्षक यह यात्रा में सिर्फ मंजिल ही नहीं, सफर का हर लम्हा जी रहे हैं। ट्रेन में कहीं समूहों में बैठकर बातचीत हो रही है, कोई अपने छात्रों के अनुभव बांट रहा है, तो कहीं गीतों की स्वर लहरियां गूंज रही है। पूरा परिवेश भक्तिमय हो चुका है। यह उमंग यह दर्शाता है कि यह यात्रा उनके लिए कितनी खास है। It is one of the most holiest places in India. We are very much pleased and excited to this trip. We are very much thankful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi sir. Thank you so much ji. And then this is one of the most holiest opportunity. I am so happy. यात्री बताते हैं अयोध्या जाना सबसे बड़ा सुखद अनुभव होने वाला है। राम मंदिर के दर्शन का अवसर, एक आध्यात्मिक भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। इलाहाबाद, काशी, अयोध्या, यह यात्रा सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव की एक नई कहानी है। शिक्षक कहते हैं तमिलनाडु और काशी के इस संगम में इतिहास, भाषा, परंपरा और भावनाओं का ऐसा मेल है जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हम लोग काशी में जाके ये प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं। हमारा कुलू का नाम है तंगवेल इसाई कुलू, पुदुकोट्टई मावटम, किरनूर। यानी यहाँ से लेके हम जा रहे हैं। हमारा पास 16 मेंबर्स लेके जाते हैं। हमारा पूरा यानी 5 आदमी जेंट्स से और 11 लेडीज लेके जा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में अपनी कला का जौहर दिखाने काशी कलाकार जा रहे हैं। मन प्रफुल्लित है और अभ्यास लगातार जारी है। तमिलनाडु से 8 टीम है अभी। करगाटम, कोलाटम, गुम्मियाटम और परयाटम सब प्रोग्राम बनाने के लिए आया है। वो तमिलनाडु डांस करने वाला है। बहुत आदमी सिलेक्शन करके टीम निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को वो अच्छा चांस दिया है। पटरी पर दौड़ती यह ट्रेन अपने साथ सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि 2 प्राचीन संस्कृतियों के पुल को भी आगे बढ़ा रही है। और इन शिक्षकों की मुस्कान बताती है कि काशी तमिल संगमम एक यात्रा नहीं, एक भावनात्मक अनुभव है। तो ये जोश, ये जुनून, ये उत्साह, ये तरंग हर यात्री के मन में है कि वो इतिहास से भी ज्यादा पुरानी काशी की धरती पर कदम रखेंगे, कब वो स्नान करेंगे और वो कब रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ ही वो काशी की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, काशी तमिल संगमम 4.0 की स्पेशल ट्रेन के साथ डीडी न्यूज के लिए। झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पीएम के प्रधान सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
बोकारो में ओडिशा से आकर चोरी की नियत से बैंक और जेवरात दुकानों की रेकी करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन अपराधियों ने छिनतई की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के पास से आंध्र प्रदेश से चोरी की गई एक 2 पहिया वाहन जब्त की गई है। जो लोग जैसे ज्वेलरी की दुकान सुबह खोलने के लिए सामान लेके आते हैं अपने घर, ज्वेलरी की दुकान खोलने से पहले, या बैंक से कैश निकाल के निकल रहे हैं, उस तरह के लोगों को ये तुरंत जो है मौके का फायदा उठा के झपट्टा मार के और सामान लेके भाग जाते हैं। अभी भी जो बरामद हुआ है बाइक, उसमें से एक बाइक जो है चोरी की, जो आंध्रा से चुरा के लाए थे, नंबर प्लेट उड़ीसा का लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो इनके पास से बरामद हुआ है वो कुछ नंबर प्लेट जो हमने बताया आपको लगाते थे, चेंज कर देते, तो 3-4 लगभग फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद हुई है। इनके मोबाइल्स बार बार बदल के यूज करते थे, जो औजार यूज करते थे, वो सब बरामद हुआ है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गुमला के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग साथियों के साथ समय बिताकर मन गर्व और भावनाओं से भर उठा। जिले के मूक बधिर विद्यालय के बच्चों ने अपने मनमोहक नृत्य और कला से यह दर्शा दिया कि प्रतिभा कभी सक्षम या असक्षम नहीं देखती, बस अवसर चाहती है। दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, पेंशन और आवश्यक सहायक यंत्र प्रदान किए गए। गुमला जिले में 1 से 20 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर जिले के सभी पीडीएस दुकानों में लगाए जा रहे हैं ताकि सभी राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। पिछले 3 दिनों में 750 नागरिकों के कार्ड बनाए गए। धनबाद के उपायुक्त ने मैट्रिक तथा इंटर 2026 की परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बार बोर्ड परिणाम में धनबाद जिला को शीर्ष स्थान पर लाना सबका सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए, इस पर उपायुक्त ने जोर दिया। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को प्रतिबद्धता, अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षण का वातावरण तैयार करना होगा। उन्होंने प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिया कि प्रत्येक छात्र की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्री बोर्ड के परिणाम का सूक्ष्म विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। धनबाद के उपायुक्त ने झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकार JRDA की समीक्षात्मक बैठक कर बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका में धान अधिप्राप्ति योजना से जुड़े स्टेक होल्डर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया गया है और अब धान जमा करने के लिए 7 दिनों के भीतर पूरी राशि सीधे खाते में आएगी। आगामी अधिप्राप्ति सत्र को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी संबंधित और राइस मिल संचालकों की सहभागिता जरूरी होगी। दुमका के उपायुक्त ने जिला समन्वय समिति की बैठक कर विभागों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के योग्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा के उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रजिस्ट्रेशन काउंटर, OPD एरिया, वार्ड, चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों का OPD कक्ष, ब्लड बैंक, TB कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण इकाइयों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों और चिकित्सकों को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस की सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना असाधारण साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नौसेना के सभी कर्मियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी नौसेना साधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। माफ कीजिएगा, असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। वो हमारे तटों की सुरक्षा करते हैं और हमारे समुद्री हितों को बनाए रखते हैं। हाल ही के वर्षों में हमारी नौसेना ने
आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई। मैं इस साल की दिवाली को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ बिताई। भारतीय नौसेना को उनकी आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 और 6 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा समेत कई जिले में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर से पारा नीचे की ओर लुढ़क रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि राज्य में सबसे कम बताया जा रहा है। 9 दिसंबर तक राज्य के मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान भी है और 7 और 8 दिसंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 4 दिसंबर साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के हवाई क्षेत्रों में हमला किया था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्त नाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपात, INS वीर, INS किल्टन और INS निर्घट शामिल थे। भारत के युद्ध बेड़ों द्वारा पाकिस्तान के PNS खैबर, MV वीनस चैलेंजर, PNS मुहाफिज और PNS शाहजहां को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तानी नेवी के लगभग 250 जवान इस युद्ध में मारे गए थे। 4 दिसंबर साल 1829 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। आज ही के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सती प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी व विलियम सिलमन समेत कई लोगों ने किया था। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। 4 दिसंबर साल 1996 को नासा ने मार्स पाथफाइंडर को प्रक्षेपित किया। पाथफाइंडर एक अमेरिकी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनेवरेल से मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। पाथफाइंडर ने सफलतापूर्वक वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया था। इसने मंगल के इतिहास में एक गर्म, घने वातावरण और बहुत अधिक पानी होने की पुष्टि की थी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से। स्पीकर के साथ विधायक दल के नेताओं और पत्रकार दीर्घा समिति की होगी बैठक। सत्ता पक्ष 8 और भाजपा 7 को बनाएगी रणनीति। स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल परिसर में सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब का किया उद्घाटन। मंत्री सुदिव्य कुमार का नवाचार पर जोर। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत देशव्यापी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बच्चों के शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त भविष्य पर बल। और जमीन घोटाला मामले में विनय चौबे को नहीं मिली जमानत। आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी से ACB ने की पूछताछ।